तो आज हम सोनू शर्मा के साथ हुई एक बहुत ही कमाल की बातचीत को खंगालने वाले हैं। अब देखिए, जो लोग इन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि वो एक प्रेरक वक्ता है, एक उद्यमी है। पर हमारी कोशिश ना सिर्फ उनकी कही सुनी बातों तक नहीं रहेगी। हम थोड़ा और गहराई में जाकर उनके सोचने के तरीके को, उनके मूल सिद्धांतों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि हम अक्सर सोचते हैं कि जो सफल लोग होते हैं वो मतलब हर चीज में निडर होते हैं, पर शर्मा जी कहते हैं कि वो पैसा खोने से नहीं डरते, करोड़ों का निवेश कर सकते हैं, लेकिन खून देखकर उन्हें आज भी चक्कर आ जाते हैं। हाँ हाँ, ये विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि डर शायद एक चुनी हुई प्रतिक्रिया हो सकती है। तो ये समझना बड़ा मजेदार होगा कि ये मानसिकता उनके वित्तीय फैसलों को कैसे आकार देती है। हाँ, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पैसे का मामला आते ही मतलब अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। घर खरीदने से लेकर स्टॉक मार्केट तक हर फैसले में एक डर शामिल होता है। लेकिन शर्मा जी का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं पैसे को लेकर मैं डरता नहीं हूँ, उनके लिए बस एक लेन देन है। 10 गए तो 20 आएंगे। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? यह आसान इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने एक बुनियादी नियम को बहुत गहराई से समझ लिया है। वो ये कि जब भावनाएं ज्यादा होती हैं तो बुद्धि कम हो जाती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां तब करते हैं जब वो या तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुखी। पैसों के मामले में भी यही होता है। बिल्कुल। डर, लालच, जल्दबाजी, इन्हीं में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। उनका सीधा सा फंडा है, पैसों के फैसले दिमाग से लो और रिश्तों के फैसले दिल से। लेकिन लोग तो अक्सर इसका उल्टा ही करते हैं। हाँ, जहां दिल लगाना चाहिए रिश्तों में, वहां दिमाग लगाकर नफा नुकसान तौलते हैं। और जहां दिमाग लगाना है यानी पैसे के मामले में, वहां एकदम भावुक हो जाते हैं। और इसी से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अपनी किताब सफलता के 24 अध्याय है, उसमें उन्होंने वित्त पर सबसे लंबा अध्याय लिखा है। कोई 21 नियम है उसमें। 21 नियम? हाँ, जाहिर है हम सब पर तो बात नहीं कर सकते, पर 3 नियम ऐसे हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अच्छा, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम उन्होंने खर्च करने की आदत के बारे में बताया। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति कमाने से अमीर या गरीब नहीं बनता, बल्कि खर्च करने के तरीके से बनता है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन जब आप माइकल जैक्सन या अनिल अंबानी जैसे उदाहरण देखते हैं जिनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था, फिर भी वो दिवालिया हो गए, तब इस बात की गहराई समझ में आती है। सही बात है। कमाने के नियम तो दुनिया सिखाई देती है। स्कूल, कॉलेज, मैनेजमेंट गुरु सब ये बताते हैं कि पैसा कमाएं कैसे, लेकिन पैसा संभालने के मतलब खर्च करने के नियम वो कोई नहीं सिखाता। और यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है। हाँ, अनुशासन। उन्होंने जे पॉल गेटी का एक बड़ा शानदार किस्सा सुनाया, जो अपने समय में अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से थे। बताइए। वो एक बार अपने दोस्तों के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट गए, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गए। क्यों? क्या हुआ? नहीं, उन्होंने कहा घड़ी देखो, 9:30 हुए हैं, 10 बजे के बाद यहाँ 10% डिस्काउंट मिलता है, चलो 10 मिनट टहल कर आते हैं। अरे, जिसके पास अरबों की संपत्ति है वो कुछ डॉलर बचाने के लिए इंतजार कर रहा है। देखिए, ये कंजूसी नहीं है, ये है पैसे के प्रति सम्मान और अनुशासन। ये मानसिकता है कि हर रुपया मायने रखता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। अच्छा, उनका दूसरा नियम क्या है? मुझे ये वाला नियम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। इतना सरल है कि यकीन नहीं होता। कौन सा? आय माइनस निवेश वाला? हाँ, आय, निवेश, खर्च। जबकि हम सब क्या करते हैं? हम सब करते हैं आय, खर्च, निवेश। मतलब पहले सारे खर्चे कर लो, ईएमआई भर दो, शॉपिंग कर लो, घूम फिर लो, और फिर महीने के आखिर में जो थोड़ा बहुत बच गया तो उसे निवेश कर देंगे, या अक्सर तो कुछ बचता ही नहीं। सही बात है। शर्मा जी इस समीकरण को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो कहते हैं आपकी कमाई पर पहला हक आपके खर्चों का नहीं, आपके भविष्य का है, आपके निवेश का है। जैसे ही आपकी आय आए, पहले से तय किया हुआ एक हिस्सा निवेश के लिए निकाल दो। अब जो बचा है उसी में अपना महीना चलाने की आदत डालो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है, खासकर उस नौजवान के लिए जो अभी अभी कमाना शुरू कर रहा है, जिस पर दोस्तों के साथ घूमने और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का सामाजिक दबाव है। क्या ये फॉर्मूला हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है? शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक मानसिक बदलाव की मांग करता है ना? बिल्कुल। हम आज के छोटे मोटे सुख के लिए भविष्य की कमाई को भी गिरवे रख देते हैं, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के जाल में फंसकर। और उनका तीसरा नियम इसी बात से जुड़ा है, जो शायद आज की पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। दिखावे के लिए खर्च मत करो। हाँ, किसी को प्रभावित करने के लिए या सोशल मीडिया पर कूल दिखने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना, जैसे कि हर साल नया महंगा फोन खरीदना। वो कहते हैं ये वित्तीय आत्महत्या के बराबर है।
और वो सिर्फ कहते नहीं हैं, खुद इस पर अमल भी करते हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो मुझे बहुत पसंद आया। आईफोन वाला? हाँ, उन्हें किसी ने तोहफे में 4 एकदम नए iPhone 16 दिए। 4? हाँ, 4। अब आप और मैं होते तो शायद एक रखकर बाकी बेच देते। उन्होंने चारों के चारों बेच दिए और अपना पुराना iPhone 15 ही इस्तेमाल करते रहे। ये आईफोन वाली बात सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मानसिक बयान है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि चीजें आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उन्हें करते हैं। ये एक तरह की आजादी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी उनकी एक बात दिल को छू गई। वो कहते हैं, स्क्रीन गार्ड चीजों पर नहीं, रिश्तों पर लगाना चाहिए। वाह। फोन तो आज है, कल नहीं, लेकिन रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। उनकी हिफाजत ज्यादा जरूरी है। तो चीजों के बजाय रिश्तों पर ध्यान देना, ये एक तरह का अनुशासन हुआ। लेकिन ये अनुशासन तब कैसे काम करता है जब आप असफल हो रहे हो? क्योंकि असफलता तो हर किसी के सफर का हिस्सा है, और तब तो भावनाएं सबसे ज्यादा हावी होती हैं। सही सवाल है। और असफलता पर उनका नजरिया भी बहुत अलग है। वो मानते हैं कि असफलता सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी शिक्षक है। कैसे? उनका तर्क है कि जब आप सफल होते हैं तो आप अहंकारी हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं सब सही है। आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना बंद कर देते हैं। जबकि असफलता आपको आईना दिखाती है, वो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि मुझसे गलती कहाँ हुई। हाँ, वो कहते हैं कि जिंदगी का असली मूल्यांकन हार में होता है, जीत में नहीं। लेकिन ये सब कहना आसान है। जब कोई इंसान फेल होता है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, वो भावनात्मक रूप से बिखर जाता है। उस स्थिति को कैसे संभाला जाए? इसका जवाब है निजी और पेशेवर जीवन को पूरी तरह से अलग रखने की क्षमता में। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला महाभारत से, जहां कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि ये कर्म भूमि है, यहाँ भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। कि सामने कौन है ये मत सोचो। हाँ, सामने तुम्हारे दादा हैं, गुरु हैं या भाई हैं, ये सोचने का समय नहीं है। यहाँ तुम एक योद्धा हो और तुम्हें अपना कर्म करना है। ये तो दर्शन का स्तर हो गया, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए उन्होंने इंडिगो एयरलाइन का एक कमाल का उदाहरण दिया। हाँ, वो कॉकपिट वाला। जी, उनके हर विमान के कॉकपिट के दरवाजे पर एक स्लोगन लिखा है, उड़ान एक गंभीर पेशा है, अपनी चिंताओं को इस बिंदु से आगे न ले जाएं। मतलब पायलट की निजी जिंदगी में चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, घर पे झगड़ा हुआ हो, कोई बीमार हो या कोई आर्थिक तंगी हो, उसे वो सब कुछ उस दरवाजे के बाहर छोड़कर अंदर आना होगा, क्योंकि अंदर 300 यात्रियों की जिंदगी उसके हाथ में है। ये सिर्फ पायलट या क्रिकेटर्स के लिए नहीं है ना? हम सब अपनी अपनी कर्म भूमि में है। बिल्कुल। एक डॉक्टर अपनी पारिवारिक समस्याओं को ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जा सकता। एक शिक्षक अपनी चिंताओं को क्लासरूम में नहीं ला सकता। लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा कर पाते हैं? हम अक्सर अपनी निजी परेशानियों को अपने काम पर हावी होने देते हैं। और महान लोग यही नहीं करते। विराट कोहली का उदाहरण लीजिए। हाँ, जिस दिन उनके पिता का निधन हुआ, वो अगले दिन दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने उतरे। अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ पट्टी बांधकर वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंदबाजी करते रहे। ये दिखाता है कि इन लोगों के लिए उनका काम सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक पूजा है। ये अनुशासन और मानसिक दृढ़ता अभ्यास से आती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। आज के दौर में खासकर सोशल मीडिया पर गुरुओं और मेंटर्स की बाढ़ आई हुई है। हर कोई सलाह दे रहा है। और जैसा कि शर्मा जी कहते हैं, यहाँ गुरु घंटाल भी कम नहीं है। हाँ, तो ऐसे में सही सलाहकार या मेंटोर कैसे चुने? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस पर उनका जवाब बहुत साफ है। वो 2 पैमाने बताते हैं। पहला, उस व्यक्ति का उद्देश्य देखो। मतलब? क्या उसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है? अगर कोई गुरु आपको लगातार महंगे कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है या उसका हर वीडियो किसी प्रोडक्ट को बेचने पर खत्म होता है, तो सावधान हो जाइए। जिसका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है, वो आपका भला नहीं कर सकता। बिल्कुल। और दूसरा पैमाना है कि वायरल और मूल्यवान में फर्क करना सीखो। आज कोई भी एक रील बना के वायरल हो सकता है। हाँ, किसी के लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या उसके कंटेंट में सच में कोई मूल्य है? क्या वो आपको कुछ ऐसा सिखा रहा है जो आपकी जिंदगी में काम आए? सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या देखकर किसी को अपना गुरु मत बनाओ। और इसी में उन्होंने एक और गहरी बात कही। कौन सी? 2 तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होते। एक जिसका कोई गुरु नहीं है और दूसरा जिसके बहुत सारे गुरु हैं। ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, बिल्कुल। जिसका कोई गुरु नहीं है वो अपनी गलतियों से सींचता है और बहुत समय बर्बाद कर देता है, और जिसके बहुत सारे गुरु हैं वो भ्रमित हो जाता है। एक गुरु कहता है पूरब जाओ, दूसरा कहता है पश्चिम। हाँ, ये वैसा ही है जैसे आपने गूगल मैप्स पर 10 अलग अलग रूट खोल लिए हों। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको एक मार्गदर्शक चुनना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल।
और एक गलत सलाहकार आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उन्होंने रामायण से मंथरा का उदाहरण दिया। अच्छा। कैसे एक गलत सलाहकार की बातों में आके रानी कैकेयी जैसी माँ, जो राम से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसकी मति भ्रष्ट हो गई और उसने अपने ही बेटे को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। सलाहकार बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि सोनू शर्मा हमेशा से ही इतने सुलझे हुए, अनुशासित और फोकस्ड रहे होंगे, पर उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो कुछ और ही है, जो बताता है कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, और यही उनकी कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। कॉलेज के दिनों में वो एक बहुत ही शरारती और दिशाहीन छात्र थे। क्या करते थे? उन्हें सिर्फ 2 चीजों का शौक था, क्रिकेट खेलना और जुआ खेलना। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो बस जिंदगी को जैसे तैसे काट रहे थे। पर ये बदलाव कैसे आया? बदलाव एक झटके में आया। साल था 1998। वो ग्रेजुएशन करके घर पहुंचे। उनके पिता जो एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने उन्हें अपने पास बिठाया और कुछ कागजात उनके हाथ में थमा दिया। वो 3 लाख रुपए के कर्ज के कागजात थे। हाँ, और उन्होंने अपने बेटे से कहा, असली दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। 1998 में 3 लाख रुपए ये एक बहुत बड़ी रकम होती थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो ये पहाड़ जैसा था। बिल्कुल, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मुझे लगता है उस पल में सिर्फ कर्ज का बोझ नहीं था, बल्कि एक तरह का धोखा भी महसूस हुआ होगा अपने पिता से। और उससे भी ज्यादा शायद खुद से धोखा। उन्हें कर्ज का उतना दुख नहीं हुआ जितना इस बात का कि उनके पिता ने अपनी ये सारी परेशानियां इतने सालों तक उनसे छुपा कर रखी थी, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। और वो क्या कर रहे थे? वो उस मौके को, उस त्याग को जुए और क्रिकेट में बर्बाद कर रहे थे। वो अपराध बोध, वो दर्द किसी भी बाहरी मोटिवेशन से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसी एक पल ने, उस एक बातचीत ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। वो कहते हैं कि उस रात के बाद अगले ही दिन कॉलेज वाला सोनू शर्मा मर गया और एक नया सोनू शर्मा पैदा हुआ। जिंदगी में 2 ही सबसे बड़े प्रेरक होते हैं, पेन यानी दर्द, और पैशन यानी जुनून। उनके लिए वो दर्द सबसे बड़ा प्रेरक बन गया। ये कमाल की बात है कि कैसे एक निर्णायक क्षण आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हाँ, लोगों को लगता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अक्सर बदलाव का निर्णय एक पल में ही होता है। उसके बाद की मेहनत सालों तक चलती है, पर वो चिंगारी एक ही पल में लगती है। और वो चिंगारी ऐसी लगी कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया। जो लड़का कभी पढ़ता नहीं था, उसने सब कुछ सीखना शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि 2006-07 तक, यानी लगभग 8-9 साल में, वो 1 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे थे। ये उस दर्द की ताकत थी। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं वो यही हैं। पहली, पैसे के साथ एक भावनात्मक अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। उसे दिमाग से संभालना, दिल से नहीं। दूसरी, आय निवेश बराबर खर्च के फॉर्मूले को अपनाना, मतलब अपने भविष्य को प्राथमिकता देना। तीसरी, अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी के बीच एक दीवार खड़ी करना सीखना, ताकि एक की समस्या दूसरे पर हावी ना हो। और चौथी, ये समझना कि जिंदगी में एक निर्णायक क्षण की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है। एक ऐसा पल जो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न। शर्मा जी एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हैं। जिस चीज में आपका सच में मन लगता है, जो आपका पैशन है, उसके लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने या अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना पड़ता। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि जानने और करने के बीच जो एक बहुत बड़ा फासला है, जैसे हर अधिक वजन वाले व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होना है, पर वो कर नहीं पाता, उस फासले को असल में कौन सी ताकत भरती है? अगर वो सिर्फ ज्ञान या बाहरी प्रेरणा नहीं है, तो वो क्या है? क्या वो कोई गहरा दर्द है, जैसे शर्मा जी की जिंदगी में था, या कुछ और? ये सवाल सोचने लायक है।